Hello, bankers. Welcome to Read Between the Lines, the one stop destination for JIB exam. बेसिक अकाउंटेंसी टर्मिनोलॉजी समझना अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ने से पहले ज़रूरी है क्योंकि ये आपको फाइनेंशियल कंसेप्ट और ट्रांजैक्शन समझने में मदद करते हैं। हमारे जितने भी बैंकर्स भाई है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, जैसे कि कोई आर्ट से है तो कोई साइंस से या फिर कोई मेडिकल से आए हैं। और जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है उनके लिए ये लेक्चर एक रिफ्रेश है। तो ओवरऑल देखा जाए, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी समझना सभी बैंकर्स को नेसेसरी है। हम जेआईबी सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं, बल्कि डिटेल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी पढ़ रहे हैं। जब आप अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं, तब आपको अकाउंटिंग के मेन कंसेप्ट समझने में आसानी होती है। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से शुरुआत करना फाइनेंशियल नॉलेज का एक मजबूत फाउंडेशन है, जो बैंकिंग इंडस्ट्री में किसी भी न्यूली ज्वाइन बैंकर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज जो अकाउंटिंग के कंसेप्ट समझने में काम आएंगे। फर्स्ट है एसेट। एसेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज या माल जो एक इंडिविजुअल, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है और जो उनके लिए वैल्यू रख सकती है। एसेट्स में आते हैं प्रॉपर्टी, कैश, व्हीकल्स, मशीनरी, स्टॉक्स, इन्वेंट्री और कुछ भी जो किसी को इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचा सके। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एसेट्स वो रिसोर्सेस होते हैं जो किसी भी बिजनेस के लिए वैल्यूएबल है और जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया एसेट्स। अब देखते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी कुछ ऐसा है जिसका आपको फ्यूचर में कुछ देना पड़ेगा या उसके लिए कुछ भुगतान करना होगा, जैसे कि कोई लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल। तो लायबिलिटीज वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन बनाते हैं पेमेंट करने का। एक एग्जांपल से समझते हैं कि एसेट और लायबिलिटी क्या है। सोचिए आपका एक जनरल स्टोर है। आपके शॉप में सामान है जिसे हम अकाउंटिंग में इन्वेंट्री बोलते हैं और आप इस इन्वेंट्री को बेचकर पैसे कमाते हैं। इस इन्वेंट्री को एसेट माना जाएगा क्योंकि इसका इकोनॉमिक वैल्यू है और इससे आप पैसे कमा सकते हैं। अब सोचिए आपने कुछ सामान खरीदा जिसका पेमेंट आपको अगले महीने करना है। तो इस परचेस के लिए आपकी तरफ से एक लायबिलिटी बनती है क्योंकि आपको फ्यूचर में इसका पेमेंट करना होगा। तो आपकी इन्वेंट्री एक एसेट है क्योंकि इससे पैसा कमाया जा सकता है और सामान खरीदने के लिए जो पेमेंट करना है वो एक लायबिलिटी है क्योंकि फ्यूचर में पेमेंट देना होगा। तो इस एग्जांपल से आपको एसेट्स और लायबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इक्विटी और कैपिटल। इक्विटी का मतलब है बिजनेस या कंपनी का मालिकी हक। जब आप किसी बिजनेस में मालिक होते हैं तो आपका हिस्सा बिजनेस के टोटल एसेट में शामिल होता है। ये आपको दिखाता है कि आपके पास बिजनेस में कितना हक है। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो इक्विटी बढ़ता है, लेकिन अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो इक्विटी कम हो सकता है। इक्विटी को एक फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो ये फॉर्मूला बताता है कि अगर कंपनी के सारे एसेट्स को बेचकर सारे लायबिलिटीज पे कर दिए जाए तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो ओनर्स की इक्विटी होगी। इक्विटी में आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अलावा भी रिटेन अर्निंग यानी बिजनेस से कमाई गई और रखी गई अमाउंट शामिल हो सकती है। अगर आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है और फिर से इनकम भी हुई है तो वो इनकम भी आपकी इक्विटी में आएगी। तो ये हो गया ऑनर्स इक्विटी। अब देखते हैं कैपिटल। कैपिटल वो पैसा है जो आप इनिशियली बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट या शुरुआती पैसा शामिल होता है। जब आप अपनी सेविंग से बिजनेस शुरू करते हैं तो वो शुरुआती पैसा आपकी कैपिटल होती है।
तो ओवरऑल देखा जाए, इक्विटी एक ब्रॉडर टर्म है जो आपकी टोटल ओनरशिप और कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाती है। लेकिन कैपिटल स्पेसिफिकली आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो बिजनेस की शुरुआत में दी गई एक फाइनेंशियल सपोर्ट होती है। इन दोनों का यूज एक दूसरे के साथ होता है, लेकिन इक्विटी एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देता है और कैपिटल सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट को फोकस करता है। अब देखते हैं रिवेन्यू और एक्सपेंसेस क्या होते हैं। रिवेन्यू का मतलब होता है कि वो टोटल इनकम जो एक कंपनी अपने मेन बिजनेस एक्टिविटीज से जनरेट करती है, जैसे कि गुड्स या सर्विसेज की सेल, या कोई और पैसा जो कंपनी कमाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये वो पैसा है जो कंपनी में आता है। एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो खर्चे जो कंपनी को रेवेन्यू कमाने के लिए पे करने पड़ते हैं। इसमें वेरियस ऑपरेटिंग कॉस्ट, सैलरीज, यूटिलिटीज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और कोई भी दूसरे खर्चे शामिल हो सकते हैं जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी होते हैं। एक्सपेंसेस वो पैसे होते हैं जो कंपनी से बाहर जाते हैं। सिंपल टर्म्स में समझे तो रेवेन्यू वो पैसे है जो कंपनी कमाती है और एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो पैसा कमाने के काम में आते हैं। कोई भी कंपनी यही चाहती है कि एक्सपेंसेस कम हो और रेवेन्यू ज़्यादा हो, ताकि कंपनी प्रॉफिट में रहे। तो अभी देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन अकाउंटिंग, डेबिट और क्रेडिट की एंट्री। शुरुआती दौर में अकाउंटिंग के डेबिट और क्रेडिट एंट्री समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इस कंफ्यूजन का कारण है कि ये टर्म्स हमारे रोजमर्रा के डेबिट और क्रेडिट से थोड़ा अलग होते हैं। अकाउंटिंग में डेबिट कुछ अकाउंट को बढ़ाता है, जैसे एसेट या एक्सपेंसेस, और कुछ को कम करता है, जैसे लायबिलिटीज या इनकम। वैसे ही क्रेडिट इसका उल्टा होता है। ये लायबिलिटीज इनकम या इक्विटी को बढ़ाता है और एसेट या एक्सपेंसेस को कम करता है। तो शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि ये याद रखना कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। प्रैक्टिस और अकाउंटिंग के रूल्स को समझने से इन कंसेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी। तो यूनिट 3 में इसे डिटेल में समझेंगे, जो है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अब देखते हैं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स का मीनिंग। ट्रांजैक्शन एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल इवेंट या एक्टिविटी होती है जिसमें किसी बिजनेस के बीच इकोनॉमिक रिसोर्सेज का एक्सचेंज होता है, जैसे कि एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी का एक्सचेंज। इनमें परचेसेस, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट या कोई और एक्टिविटी हो सकती है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर असर डालती है। अगर कोई बिजनेस सामान को कैश में बेचता है तो ये एक ट्रांजैक्शन है। इस सेल के एक्टिविटी से कैश मींस एसेट और रिवेन्यू मींस इक्विटी दोनों बढ़ते हैं। तो ये हो गया ट्रांजैक्शन। अब देखते हैं अकाउंटिंग में इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स मींस जो बिजनेस के लिए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस रखते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इसमें एसेट्स या लायबिलिटीज का सीधा एक्सचेंज हो। ये इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकते हैं और ट्रांजैक्शंस में बदलाव ला सकते हैं। एक इवेंट हो सकता है किसी एसेट का समय के साथ कम हो जाना, जैसे कि डिप्रिसिएशन, या एसेट के वैल्यू का चेंज होना अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, या फैक्ट्री में आग लगना। जबकि इन इवेंट्स में सीधा एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन ये एसेट के वैल्यू पर असर करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई देते हैं। इस तरह ट्रांजैक्शंस एक स्पेसिफिक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इवेंट्स एक बिजनेस के फाइनेंशियल लैंडस्केप को प्रभावित करने वाली कई घटनाएं हैं। दोनों ही अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो अभी देखते हैं जर्नल और लीजर। जर्नल अकाउंटिंग में एक ऐसे रजिस्टर को रिफर करता है जिसमें बिजनेस की सभी फाइनेंशियल इवेंट्स का या ट्रांजैक्शंस का क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है।
ये एक अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला कदम होता है, जहां बिजनेस के इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस पहले रिकॉर्ड होती है और फिर उन्हें लेजर के इंडिविजुअल अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है। जर्नल एक ऐसी बुक होती है जिसमें आप अपने बिजनेस के हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बेचा तो ये एक ट्रांजैक्शन हुआ, तो आप जर्नल में उस सेल्स को दर्ज करेंगे, ये बताते हुए कि कितने पैसे आए। अगर आपने कुछ अपने बिजनेस के लिए खरीदा तो वो भी जर्नल में लिखा जाएगा। यहाँ भी दर्ज होगा कि कितने पैसे गए। यानी जनरल अपनी बिजनेस की हर पैसा वसूल घटनाओं का एक रिकॉर्ड रखता है। जैसे हम अपनी डायरी में अपने रोज के मुहावरे लिखते हैं, वैसे ही बिजनेस के फाइनेंशियल किस्से जनरल में लिखे जाते हैं। तो ये हो गया जनरल। अब देखते हैं लीजर क्या होता है। लीजर एक ऐसी बुक है जो डेली बेसिस के जर्नल्स के ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक तौर पर ऑर्गेनाइज करती है। यहाँ हर एक ट्रांजैक्शन को अलग अलग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। सपोज आपने अपने जर्नल में लिखा है कि आपने एक प्रोडक्ट बेचा और पैसा मिला। अब लीजर में वो ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक अकाउंट में जाएगा, जिसे हम सेल्स अकाउंट कहते हैं। अगर आपने कुछ खरीदा तो वो ट्रांजैक्शन एक अलग अकाउंट में जाएगा, जिसे हम परचेस अकाउंट या एक्सपेंस अकाउंट कहते हैं। तो लीजर आपको एक डिटेल्ड व्यू देता है आपके हर अकाउंट के ट्रांजैक्शन का। ये आपको हेल्प करता है ये समझने में कि आपके बिजनेस के हर हिस्से में कितना पैसा आया और गया। इन सिंपल टर्म्स, लीजर एक डिटेल फाइनेंशियल रिकॉर्ड है जिसमें हर एक फाइनेंशियल अकाउंट का ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली पोस्ट होता है। तो ये हो गया लीजर। अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है जो लेजर के अकाउंट्स के बैलेंसेस की समरी प्रोवाइड करता है। ये एक स्पेसिफिक डेट पर तैयार किया जाता है, अक्सर फाइनेंशियल ईयर के एंड में। इसमें लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को एक साथ लिस्ट किया जाता है, ताकि देखा जा सके कि टोटल डेबिट अमाउंट और टोटल क्रेडिट अमाउंट बराबर है या नहीं। अगर दोनों साइड्स का टोटल बराबर है तो समझो आपकी अकाउंटिंग एंट्री सही है। अगर टोटल मिसमैच है तो एरर आएगा। यानी ट्रायल बैलेंस एरर या मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले एक फाइनल चेक पॉइंट प्रोवाइड करता है। इससे ये समझना आसान है कि ट्रायल बैलेंस एक फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप है, जिससे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड सही है या कहीं मिस्टेक तो नहीं। तो ये हो गया ट्रायल बैलेंस, मीन्स ट्रायल किया हुआ बैलेंस बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अभी देखते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एक स्पेसिफिक समय के दौरान आपके बिजनेस के इनकम और एक्सपेंसेस को बताता है। इनकम स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं कि बिजनेस ने कितना पैसा कमाया और कितना खर्च किया। इसके कंपोनेंट्स है रिवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट और लॉस। रिवेन्यू बताता है कि बिजनेस ने कितना पैसा कमाया है, जैसे सेल्स से, सर्विसेज से या किसी और सोर्स से। सेकंड कंपोनेंट है एक्सपेंसेस। ये बताता है कि बिजनेस ने कितना पैसा खर्च किया है, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज, यूटिलिटी या इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सेट्रा। थर्ड कंपोनेंट है प्रॉफिट और लॉस। इसमें हम देखते हैं कि ओवरऑल में बिजनेस ने कमाया या खर्च किया, और अगर कमाया है तो कितना। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपका शॉप है और आपने एक महीने में 10,000 के प्रोडक्ट बेचे हैं और 5,000 का रेंट और यूटिलिटी में खर्च किया है, तो आपकी इनकम स्टेटमेंट में रिवेन्यू 10,000 और एक्सपेंसेस 5,000 होंगे। समझ गए? अगर आपका टोटल प्रॉफिट है 5,000, तो इनकम स्टेटमेंट में ये दिखेगा कि आपने 10,000 कमाया और 5,000 खर्च किया। इससे आपका नेट प्रॉफिट 5,000 होगा। समझ गए? तो इनकम स्टेटमेंट बेसिकली एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है आपके बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, वो भी
एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान। तो ये हो गया इनकम स्टेटमेंट। अब देखते हैं बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को एक स्पेसिफिक समय पर दिखाता है। बैलेंस शीट्स के कंपोनेंट्स है एसेट, लायबिलिटी और ओनर्स की इक्विटी। एसेट ये बताता है कि आपके बिजनेस के पास क्या क्या है, जैसे कैश, इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी या मशीनरी। लायबिलिटीज ये बताता है कि आपको किस किस के पैसे चुकाने हैं, जैसे लोन्स, अनपेड बिल्स, सप्लायर्स के पैसे वगैरह वगैरह। ऑनर्स इक्विटी ये आपके बिजनेस के मालिक को बताता है कि उनका कितना हिस्सा है बिजनेस में। इसमें रिटेन अर्निंग भी शामिल हो सकती है। बैलेंस शीट को एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास 2 लाख कैश है, 30,000 की इन्वेंट्री है और 10 लाख की प्रॉपर्टी है, तो ये एसेट्स होंगे। अगर आपका समझ लो 1 लाख का बैंक का लोन पेंडिंग है और 50,000 के अनपेड बिल्स है, तो ये लायबिलिटीज होंगे। अगर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख थी, तो ये ओनर्स इक्विटी होगा। बैलेंस शीट के थ्रू आप समझ सकते हैं कि आपके बिजनेस के पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है और मालिक की इक्विटी कितनी है। बैलेंस शीट एक स्नैपशॉट की तरह काम करता है जो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को समझने में मदद करता है। तो अब देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एक बिजनेस के सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ट्रैक करता है। ये एक स्पेसिफिक समय पर बिजनेस के ट्रेडिंग ऑपरेशंस को दिखाता है। इसके कंपोनेंट्स है सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स ये बताता है कि बिजनेस ने कितना पैसा कमाया है बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये बताता है कि गुड्स को प्रोड्यूस करने में या सर्विसेज को प्रोवाइड करने में कितना खर्चा हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट ये निकालता है जब आप अपने टोटल सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका शॉप है और आपने एक महीने में 20,000 के प्रोडक्ट बेचे और उन्हें बनाने में 10,000 रुपये का खर्चा हुआ है, तो आपका सेल्स 20,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ 10,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आप सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे, यानी कि 20,000 माइनस 10,000, जो 10,000 होगा। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली बिजनेस के कोर ऑपरेशंस को हाईलाइट करता है, जैसे कि प्रोडक्ट बेचना और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस के पैसे को ट्रैक करता है, वो एक्चुअल कैश जो आता है और जाता है। ये तुरंत कैश मूवमेंट पे ध्यान देता है, जैसे कि डेली ऑपरेशंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट सोर्सेस में ये दिखाता है कि पैसा कहाँ से आया, जैसे कि सेल्स, और यूजेस में ये बताता है कि कहाँ गया, जैसे कि पेमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाता है कि कैश कब आया और कब गया। ये इंश्योर करता है कि बिजनेस के पास डेली और शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए सफिशिएंट कैश है या नहीं है। अब देखते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ को लंबी अवधि में दिखाता है। ये बताता है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया, बट लंबे समय के लिए। इसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस पे ध्यान दिया जाता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग। इसमें देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म फंड्स जैसे कि इक्विटी या लॉन्ग टर्म टर्म लोन्स कैसे चेंज होते हैं। ये देखता है कि फाइनेंशियल पोजीशन में लंबी अवधि के लिए कैसे चेंजेस होते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट का यूज करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, लेकिन उनका फोकस और अप्रोच अलग होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ शॉर्ट टर्म कैश मूवमेंट पे ध्यान देता है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को देखता है। तो ये हो गया कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट। अभी हम देखेंगे अकाउंट रिसीवेबल
और डेटर्स एंड अकाउंट पेएबल और क्रेडिटर्स। ये चारों ही टर्म्स एक में कंफ्यूज करने वाले हैं। पहले देखते हैं अकाउंट रिसीवेबल और डेटर्स। सोचो आपका एक बिजनेस है और आपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट या सर्विस बेची है। अकाउंट रिसीवेबल वो लिस्ट है जिसमें लिखा होता है कि कौन कौन से कस्टमर्स ने आपसे कुछ खरीदा है लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप अपने दोस्त को कुछ बेच देते हो और वो कहता है कि अगले हफ्ते में पैसे देंगे, तो वो अमाउंट आपके अकाउंट रिसीवेबल का हिस्सा बन जाता है और आपका दोस्त अभी तक के पैसे नहीं दे पाया, इसलिए वो डेटर है। समझ गए? अब देखते हैं अकाउंट पेएबल और क्रेडिटर में क्या होता है। अब पर्सपेक्टिव बदल के देखो। अगर आप अपने बिजनेस के लिए कुछ खरीदते हो और अभी तक उसके लिए पैसा नहीं दिया है, तो वो अकाउंट पेएबल है। तो क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिन्हें आपको पैसा देना पेंडिंग है। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप अपने बिजनेस के लिए किसी सप्लायर से सामान खरीदते हो और कहते हो कि आप 30 दिन बाद पैसे देंगे, तो वो अमाउंट आपके अकाउंट पेएबल का हिस्सा बन जाता है। सप्लायर को अभी तक पैसा नहीं मिला है, इसलिए वो क्रेडिटर है जब तक आप बिल क्लियर नहीं करते। तो सिंपल भाषा में अगर समझे, अकाउंट रिसीवेबल वो है जिसमें लिखा होता है कि आपको कौन क्या पैसे देने वाला है, जबकि अकाउंट पेएबल वो है जिसमें लिखा होता है कि आप किसको कितना पैसा देने वाले हो। डेटर्स और क्रेडिटर्स बस इन ट्रांजैक्शन के दोनों साइड्स के लोग या कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया अकाउंट रिसीवेबल, डेटर्स, अकाउंट पेएबल और क्रेडिटर्स। तो ये थी अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जिससे आपको कंसेप्ट समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।